डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले नस्लवाद के जहरीले सांप का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज आपको पता चलेगा पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ कैसे कैसे जहरीले सांप पाले हुए हैं। ये सांप हमें डसने की कोशिश कर रहे हैं, ये सांप भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन हमारे देश के डिजाइनर क्लब को फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं। मित्रों, पिछले 2 दिनों से हमारे देश का डिजाइनर क्लब जिस विदेशी पत्रकार का महिमा मंडन करने में जुटा है, जिसे जर्नलिज्म का रोल मॉडल बता रहा है, उस पत्रकार के देश ने भारत को सपेरों का देश बताया है। नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने कार्टून के जरिए भारत के प्रधानमंत्री को, आपको, हम सबको सपेरा बताने की कोशिश की। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने कहा था, राष्ट्र प्रमुख का अपमान करना किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, यह उस देश के इतिहास, उसके संविधान और उसकी संप्रभुता पर किया गया आघात है। नॉर्वे के एक अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए यही आघात भारत पर किया है। मेरी बाईं तरफ आप इस वक्त एक तस्वीर को देख रहे होंगे। यह कार्टून है जो नॉर्वे के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अखबार आफ्टेनपोस्टन में छपा। इस कार्टून के साथ नीचे एक लंबा चौड़ा लेख लिखा गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और भारत के वैश्विक संबंधों की व्याख्या की गई। प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे पहुंचने से पहले छपे इस लेख के लिए नॉर्वे का वो अखबार जिसे वहां के नीति निर्माता, बुद्धिजीवी और आम जनता सबसे आधिकारिक समाचार स्रोत मानती है, यह कार्टून बनाया था। क्या मतलब है इस कार्टून का? इस कार्टून के जरिए नॉर्वे का 160 साल पुराना अखबार क्या संदेश देना चाहता था? मित्रों, नॉर्वे के इस अखबार का संकीर्ण मानसिकता वाला संपादक, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, नॉर्वे के इस अखबार का संकीर्ण मानसिकता वाला संपादक यह संदेश देना चाहता था कि भारत आज भी सपेरों का देश है। इस कार्टून के जरिए ओछी सोच वाले पत्रकार ने यह बताने की कोशिश की कि भारत में आज भी लोग जंगली सोच के हैं, रूढ़िवादी हैं। चांद और मंगल पर तिरंगा लहराने वाले देश के लिए ऐसी सोच रखना विदेशी मीडिया की कुंठा का प्रमाण है। मित्रों, यह कार्टून अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यह भारत के खिलाफ नस्लवाद का प्रतीक है। यह कार्टून पश्चिमी देशों की विषैली सोच का सबूत है। यह कार्टून पश्चिमी देशों का सच है। डीएनए मित्रों, मीडिया समाज और देश का आईना है। किस देश का डीएनए कैसा है, यह उस देश की मीडिया को देखकर पता चलता है। नॉर्वे के नस्लवादी अखबार और उसके वो अवसादग्रस्त पत्रकारों जिनकी सोच में मिलावट है, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हम सांप नहीं हैं, लेकिन विषैले सांप के अंदर से विष निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन विषैली सोच वाले पत्रकारों को हम सपेरों के देश का कुछ ऐसे तथ्य बताना चाहते हैं जो उनके अंदर के पूर्वाग्रही विष को साफ कर देंगे। मित्रों, आप में से कई लोग विदेश जाते हैं, कुछ लोग नॉर्वे में भी रहते होंगे। संभव है वहां आपको भी कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिनकी सोच नॉर्वे के अखबार और पत्रकार जैसी है, जिन्हें आज सिर्फ इतना पता हो कि भारत एक सपेरों का ही देश है। तो उन्हें जवाब जरूर दीजिएगा। हम जो आपको बताने वाले हैं उसे आप कहीं सेव कर लीजिए और फिर उन्हें दिखा और सुना दीजिएगा। सबसे पहले हम नॉर्वे के पत्रकारों को उन्हीं के देश और भारत के बीच का अंतर बता देते हैं। भारत में हर साल 25 से 30 लाख स्टेम ग्रेजुएट निकलते हैं, मतलब नॉर्वे की आधी आबादी के बराबर एक साल में भारत में जितने इंजीनियर और वैज्ञानिक निकलते हैं। नॉर्वे के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने अखबार के पत्रकार को आज भी लगता है कि भारत सपेरों का देश है। भारत में 54,000 से ज्यादा कॉलेज और 1,000 से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं जहां से पीएचडी की डिग्री मिलती है, और नॉर्वे में सिर्फ और सिर्फ 7 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। 7। भारत में 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड पत्रिकाएं हैं, जबकि नॉर्वे में 500 से करीब समाचार प्रकाशन कंपनियां हैं। और सुनिए, भारत में औसतन एक अखबार रोज 31 लाख कॉपी छापता है, और नॉर्वे में वहां का प्रतिष्ठित ऑफ्टेन तथा कथित प्रतिष्ठित आफ्टेनपोस्टन अखबार 2.5 लाख कॉपी रोज छापता है। और सुनिए, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत में 30 से अधिक ऐसे बड़े रीजनल समाचार पत्र हैं जिनका कुल दैनिक सर्कुलेशन 2.5 लाख प्रतियों से अधिक है। यह फर्क है भारत और नॉर्वे में। लेकिन यह फर्क नॉर्वे के पत्रकार
और वहां के अखबार के संपादक को नहीं पता। पता क्यों नहीं है? इसलिए पता नहीं है क्योंकि वो अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि नॉर्वे के पत्रकारों को पता नहीं होगा कि भारत में क्या हो रहा है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए ये उपलब्धि सांप पकड़ने से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, तकनीक और करोड़ों भारतीयों की मेहनत से हासिल हुई है। हमारा सवाल आज उस डिजाइनर क्लब से भी है जो पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की महिला पत्रकार को क्रांतिकारी मान बैठा है, जिससे पत्रकारिता का गुर सीख रहा है। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने ये कार्टून देखा? क्या इसे देखकर आपका खून नहीं खौला, या फिर आपने बड़ी चालाकी से इसे नजरअंदाज कर दिया? नॉर्वे की उस महिला पत्रकार के समर्थन में हमारे देश के जितने भी डिजाइनर पत्रकार और नेता हैं, उन्होंने इस कार्टून का विरोध क्यों नहीं किया? क्या वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्टून का समर्थन करते हैं? आज हमारी तरह उन्हें भी कुछ आंकड़ों के साथ नॉर्वे को जवाब देना चाहिए। ये बताना चाहिए था कि सिर्फ 12 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। क्या नॉर्वे के उस जहरीले अखबार के संपादक और उसके पत्रकारों को यह नहीं पता होगा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 8.25% है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और मूडीज सभी कह रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। फिर भी नॉर्वे का सबसे पुराना तथा कथित सबसे प्रतिष्ठित और तथा कथित सबसे गंभीर अखबार भारत को सपेरों का देश समझता है। तो जान लीजिए, यह सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि घोर कुंठा है जो कार्टून बनकर अखबार में छपी है। ये विकृत मानसिकता है और दुनिया का दुर्भाग्य देखिए, ऐसे वैचारिक बेईमान और धूर्त पत्रकारों से भरे प्रेस को दुनिया का सबसे स्वतंत्र प्रेस कहा जाता है। अगर भारत जैसे देश को आज भी सपेरों का देश समझने वाले पत्रकार और अखबार 150 करोड़ लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने के बावजूद प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 माने जाते हैं, तो यकीन मानिए हम 157वें नंबर पर ही बहुत अच्छे हैं। मित्रों, नॉर्वे छोटी सोच वाले विद्वान पत्रकारों को याद दिलाना चाहते हैं कि जिन्हें वो आज भी सपेरों का देश समझते हैं, वहां के लोगों ने क्या क्या किया है। यूपीआई दुनिया का पहला रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो वैश्विक रियल टाइम भुगतान का 44% अकेले संभालता है। ब्राजील, चीन, थाईलैंड और साउथ कोरिया सभी के रियल टाइम पेमेंट को मिलाकर भी भारत उनसे आगे है। भारत में रोज 64 करोड़ ट्रांजैक्शन क्यूआर कोड के जरिए होते हैं। यहां रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक में ये ट्रांजैक्शन होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। तकनीक आधारित नए बिजनेस और स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। वीजा, मास्टरकार्ड और पेपाल जैसे कंपनियां भी टेक्नोलॉजी के चमत्कार को मानती हैं, लेकिन दुनिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में नंबर 1 माने जाने वाले देश के पत्रकारों को ऐसा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि अब भी हम लोग सिर्फ सांपों से ही खेलते हैं, सांप के आगे बीन बजाते हैं। वो हमें आज भी सपेरा ही मानते हैं। लेकिन आज सवाल नॉर्वे के उन पत्रकार और उस संपादक से ज्यादा हमारे देश में बैठे उन लोगों से है जो कल से नॉर्वे की उस पत्रकार के समर्थन में खड़े होकर के सोशल मीडिया पर ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं। उन्हें अपना गुरु बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्रकारिता तो उस पत्रकार से सीखनी चाहिए। और वो पत्रकार भी इतनी बड़ी हो गई कि वो भारत के पत्रकारों को बता रही हैं कि पत्रकारिता कैसी करनी चाहिए। और शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि हमारे देश में बैठे 20-20, 25, 30-30, 35 साल के जो अनुभव रखने वाले पत्रकार हैं, सिर झुका करके स्वीकार कर रहे हैं कि पत्रकारिता ऐसे करनी चाहिए। तो फिर अब तक आप कर क्या रहे थे? 30 साल, 35 साल, 40 साल से इस देश में आप कर क्या रहे थे, जो आपको पत्रकारिता सीखने के लिए नॉर्वे की एक पत्रकार की सीख लेनी होगी, जो 2 साल से गायब थी, क्या कर रही थी, किसी को नहीं पता था। आज वो इतनी बड़ी पत्रकार हो गई कि जिसके आगे आप सब सिर झुकाकर खड़े हो गए। नॉर्वे के लोगों को आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान भी सुनाना चाहते हैं, जब उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर भारत को सपेरों का देश समझने वालों को हिंदी में समझाया था। हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं।
और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। करीब 12 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में खड़े होकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया था, लेकिन नॉर्वे के फ्रीडम में नंबर 1 माने जाने वाले पत्रकारों को यह सुनाई नहीं पड़ा। सोचिए, ये जो फ्रीडम में नंबर 1 वाले पत्रकार हैं, इनके अंदर कितना विष भरा हुआ है। हमें लगता है इन्हें प्रेस फ्रीडम की जगह नस्लवाद में नंबर 1 का खिताब दिया जाना चाहिए। भारत के खिलाफ इनकी जहरीली सोच तब है जब नॉर्वे में ही 30,000 भारतीय काम करते हैं। इनमें से कोई डॉक्टर है, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई तेल और गैस के क्षेत्र में कार्यरत है, तो कोई इनके बच्चों को पढ़ा रहा है। नॉर्वे में जितने भारतीय हैं, उनमें से 70% आईटी और कम्युनिकेशन सेक्टर में जुड़े हैं। यानी ये लोग सांपों से खेलने वाले नहीं हैं, बल्कि माउस से खेलने वाले लोग हैं। नॉर्वे की प्रमुख मेडिकल एआई और साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के मुताबिक स्तंभों में भी भारतीय शामिल हैं। इनमें प्रोफेसर इलांको सिल्लापाहा बालसिंघम का नाम प्रमुख है। फिर भी नॉर्वे के पत्रकारों को लग रहा है कि भारतीय सांप सपेरों का देश है, तो उन्हें कुछ और नाम हम गिनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जिसे वो सपेरों का देश समझते हैं। वहां पर कितने बड़े बड़े विज्ञान वीर हुए हैं जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें परमाणु कार्यक्रम भारत का पिता माना जाता था, परमाणु कार्यक्रम का। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। डॉक्टर सीवी रमन, जो पहले एशियाई वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नॉर्वे के कुंठित पत्रकारों ने इनका भी नाम नहीं सुना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने ही भारत को परमाणु कवच दिया था। क्या नॉर्वे के पत्रकारों को इनका भी नाम नहीं पता? कितने नाम गिनाएं? अभी 2025 में ही एरोस्पेस इंजीनियर और इसरो के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन रहकर लौटे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने विज्ञान और रिसर्च से जुड़े करीब 60 महत्वपूर्ण प्रयोगों को अंजाम दिया। क्या नॉर्वे के नए नवेले पत्रकार ये नहीं जानते कि शुभांशु शुक्ला कौन है और कहां के रहने वाले हैं? ये भी छोड़िए, करीब 3 साल पहले 2023 में भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश है। अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी आज तक सीधे दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर सकी। वो कारनामा भारत ने किया। दुनिया भर के 80 लाख लोग उसे देख रहे थे और ये नॉर्वे के नंबर 1 फ्रीडम वाले पत्रकारों को नहीं पता। अगर ये भी उन्हें नहीं पता है तो उन्हें सलाह देंगे, जाइए कुछ पढ़िए, तब अखबारों में लिखिए, तब सवाल पूछिए। भारत को सांप सपेरों का देश बताना यह विशुद्ध अज्ञानता के सिवा और कुछ भी नहीं है। भारत सरकार के अधिकारी ने ऐसे नस्ल भेदी पत्रकारों को इतिहास का पन्ना पलटकर क्या जवाब दिया, वो भी आपको सुनना चाहिए। And we are proud. हमें गर्व है कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता वाले देश हैं। भारत ने दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप जानते हैं कि आपके फोन पर जो नंबर आप देखते हैं, उनकी उत्पत्ति भारत में हुई है। शून्य की उत्पत्ति भारत में हुई है। शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई है। इसलिए हमें उस सभ्यता पर गर्व है। योग, जिसकी दुनिया आज प्रशंसा करती है, वो भारत में उत्पन्न हुआ है। मित्रों, व्यंग्य दिखाकर कुछ भी लिख देना, कुछ भी छाप देना, कुछ भी टिप्पणी कर देना, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कुंठा है। और एक चीज और बड़े स्पष्ट तौर कर दें, देखिए, कार्टून पत्रकारिता का एक हिस्सा है जिसके जरिए, व्यंग्य के जरिए बात कही जाती है। और कार्टून बनाना, किसी का भी बनाना, कोई बुरी बात नहीं है, पर यह व्यंग्य नहीं है, यह पत्रकारिता नहीं है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि भारत सपेरों का देश है। वो जो हमेशा नस्लवाद होता है ना, वो जो चमड़ी का रंग होता है ना, जिसको बार बार ये विदेश में बैठे लोग और भारत के लोगों के साथ तुलना करके दिखाते हैं, ये वो है कार्टून। और इन कुंठित पत्रकारों का आत्मविश्वास कितना ज्यादा है वो देखिए। ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह पत्रकारिता करनी चाहिए। यकीन मानिए, और बहुत भरोसे और आत्मविश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, ऐसी पत्रकारिता ना तो करेंगे और ना करने देंगे। जो लोग देश के खिलाफ 140 करोड़ लोगों को इस तरह नस्ल भेद का, कह सकते हैं कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश करने की जो ये परंपरा बनाने की कोशिश की जा रही है इन पत्रकारों के जरिए, उसको इस देश में नहीं होने देंगे।
दुनिया के 2 देशों के प्रधानमंत्री के सामने अपनी असभ्यता और अज्ञानता का प्रदर्शन करके वैश्विक पहचान बनाने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेले लैंग हमें सिखा रही हैं कि जर्नलिज्म कैसे किया जाता है। और दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार इनसे पत्रकारिता सीख भी रहे हैं। ये सीख रहे हैं किस तरह सवाल पूछने चाहिए। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जिस देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार 150 करोड़ भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी करता है, जो पत्रकार आज भी भारत को सांप सपेरों का देश समझता है, जिस पत्रकार को यह नहीं पता कि कब कहां किससे सवाल पूछना है और कहां किससे सवाल नहीं पूछना है, उन विकृत मानसिकता वाले पत्रकारों से हमें ना कुछ सीखना है, ना ही सीखने की किसी को जरूरत है। मित्रों, जो लोग हेले लैंग नाम की इस महिला पत्रकार का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी आज हम नॉर्वे के अखबारों की विषैली पत्रकारिता दिखाना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या अब भी वो उस नॉर्वे के पत्रकार को अपना आदर्श मानते हैं? क्या आज भी वो उनके साथ खड़े हैं? क्या आज भी वो नॉर्वे की पत्रकारिता की निष्पक्षता की तारीफ करेंगे? और क्या अब भी उन्हें लगता है कि ऐसी मानसिकता रखने वाली पत्रकारिता वास्तव में निष्पक्ष और संतुलित कही जा सकती है? अगर अब भी आपको ऐसा लग रहा है और आप नॉर्वे के पत्रकार के पक्ष में हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। आपको अपनी सोच, अपने विचारों पर शर्म आनी चाहिए। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर नॉर्वे के अखबार ने जो विष भरा कार्टून बनाया, वो सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का अपमान है, सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम का अपमान है, शुभांशु शुक्ला का अपमान है, जिस पर देश गर्व कर रहा है। ये इसरो में काम करने वाले एक एक वैज्ञानिक और उन विज्ञान वीरों का अपमान है जिन्होंने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय तिरंगे को फहराया। यह आपका अपमान है। मित्रों, किसी पार्टी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसका विरोध भी हो सकता है। जो उनके विचारों से सहमत नहीं है, उनको विरोध करने का पूरा अधिकार है, करना चाहिए। बीजेपी के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का वैचारिक विरोध भी हो सकता है। स्वस्थ लोकतंत्र का पैमाना भी यही है कि सत्ताधारी पार्टी का विरोध होना चाहिए। इसलिए देश में पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। लेकिन नॉर्वे के अखबार और पत्रकारों ने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया, और इसके बावजूद कोई भारतीय किसी भी तरह उनके साथ खड़ा है, तो यह उसके वैचारिक दिवालियापन के सिवा और कुछ नहीं है। यह वैचारिक विरोध नहीं है, विचारधारा का विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये पूरे देश की बात हो रही है। मित्रों, देश के ऐसे कुंठित बुद्धिजीवी और वैचारिक रूप से बेईमान डिजाइनर पत्रकारों को लाल बहादुर शास्त्री का कहा वो विचार याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक विरोध होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सम्मान सर्वोपरि रहना चाहिए। लेकिन वैचारिक पीड़ा से पीड़ित लोग देश और नेता में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, जब देश को अपमानित करने वाले विदेशी पत्रकारों और अखबारों को भारत से वैचारिक ऑक्सीजन मिलती है, तो नॉर्वे में प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक कार्टून बना दिया जाता है। ऐसी ही वैचारिक ऑक्सीजन पाकर 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया था। जब भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, तब इस अमेरिकी अखबार ने एक कार्टून प्रकाशित किया। उस कार्टून में गरीब भारतीय किसान को अपनी गाय के साथ एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाया गया था, जबकि अंदर सूट बूट पहने पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि बैठे थे। बाद में इस नस्ल भेदी और अपमानजनक प्रस्तुति पर अखबार को माफी मांगनी पड़ी थी। साल 2023 में जब भारत की आबादी चीन से आगे निकल गई, तब जर्मनी की प्रसिद्ध मैगजीन ने एक कार्टून प्रकाशित किया। इस कार्टून में एक तरफ चीन की आधुनिक बुलेट ट्रेन को दिखाया गया था, जबकि दूसरी तरफ भारत की एक पुरानी अत्यधिक भीड़भाड़ वाली ट्रेन को दर्शाया गया था, जिसकी छतों पर लोग बैठे थे और उस पर तिरंगा लहरा रहा था। अक्टूबर 2022 में स्पेन के अखबार ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि पर एक ग्राफ छापा, लेकिन उस ग्राफ की लाइन को उन्होंने एक सपेरे की बीन की धुन पर नाचते हुए सांप के रूप में चित्रित किया था। इसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था में को आधुनिक नजरिए से देखने के बजाय पुराने पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों के आधार पर आंकने की कोशिश मानी गई। सोचिए, पश्चिमी देशों के कुछ वर्गों के भीतर आज भी भारत और भारतीयों को लेकर कितनी गहरी पूर्वाग्रहपूर्ण सोच मौजूद है, जबकि विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष और वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग आज भी भारत को पुरानी रूढ़िवादी और सांप सपेरे वाले नजरिए से ही देखने की कोशिशें करते रहते हैं। मित्रों, सिलिकॉन वैली के तकनीकी और कॉर्पोरेट तंत्र को हम भारतीय ही चला रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, जिसका भी नाम ले लीजिए,
इन कंपनियों के विकास में भारत के लोगों की प्रमुख भूमिका रही है। अमेरिकी राजनीति में भी भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। अमेरिका के करीब 7% डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। इसके बावजूद संकीर्ण सोच के वाहकों को लगता है कि भारत सांप सपेरों का देश है और हमारे देश में बैठे कुछ वैचारिक रूप से कुंठित लोग उसका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उन्हें भारत नहीं दिखता, सिर्फ व्यक्ति दिखता है, पार्टी दिखती है। नरेंद्र मोदी को लेकर जैसी सोच नॉर्वे के अखबारों और पत्रकारों की है, वैसी सोच यहां के कुछ नेताओं ने भी दिखाई दी। नॉर्वे के अखबारों की तरह कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी न्यूनतम मर्यादा का पिंडदान कर दिया। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, वो भी आपको सुनना चाहिए। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। और बीजेपी ने इसका क्या जवाब दिया, यह भी आपको सुना देते हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। मित्रों, अब हम पीएम मोदी और मेलोनी की मेलोडी डिप्लोमेसी का विश्लेषण करेंगे। आज भारत से लेकर इटली तक इंटरनेट पर जो शब्द सबसे ज्यादा वायरल है वो है मेलोडी। और इस मेलोडी के वायरल होने की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्पेशल गिफ्ट जो उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिया। ये गिफ्ट भारत में लोकप्रिय सिर्फ ₹1 की चॉकलेट मेलोडी का एक पैकेट था। कुछ लोग इस गिफ्ट को बहुत सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। इस चॉकलेट की मिठास को दो देशों और दो नेताओं के रिश्तों में महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस गिफ्ट से नाराज हैं। उनको डिप्लोमेसी का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ऐसे लोगों का नेतृत्व भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए राहुल गांधी इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी गिफ्ट करने से क्यों नाराज हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को सिर्फ ₹1 वाली मेलोडी चॉकलेट ही क्यों गिफ्ट की। आज आपको वैश्विक कूटनीति में ₹1 की चॉकलेट के असर की व्यापकता के बारे में भी जानना चाहिए और यह भी समझना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जो इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी के इस गिफ्ट की जानकारी जॉर्जिया मेलोनी ने खुद एक वीडियो बनाकर सबको दी, जिसमें वो और प्रधानमंत्री मोदी मेलोडी चॉकलेट का पैकेट पकड़े नजर आ रहे हैं। मेलोडी चॉकलेट का जो पैकेट इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री के हाथ में है, वो मेलोडी चॉकलेट का कोई प्रीमियम पैकेट नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने चॉकलेट का सामान्य पैकेट मेलोनी को गिफ्ट किया। यह पैकेट सामान्य दुकानों पर ₹50 का मिलता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर छूट के साथ ये ₹4-5 सस्ता भी मिल जाता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए लगभग ₹50 की इस गिफ्ट की जितनी चर्चा हो रही है, वो शायद महंगे और विशिष्ट गिफ्ट्स की भी नहीं होती। आज आपको मेलोडी वाले गिफ्ट के प्रभाव के बारे में भी जानना चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेलोडी गिफ्ट वाली जो पोस्ट शेयर की, उसे कुछ ही घंटों में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया, यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, जबकि इटली की आबादी 6 करोड़ से भी थोड़ा कम है। यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यू वाला पोस्ट बन गया है। भारतीय समय के मुताबिक मेलोनी ने यह पोस्ट सुबह 11:48 के आसपास की थी। कुछ ही घंटों में यह 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर गए। इस वक्त इस पोस्ट को 13 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। लगभग 65 लाख लोगों ने इसको शेयर किया और 75 लाख से ज्यादा लोग इसको लाइक कर चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पोस्ट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की झालमुड़ी वाली रील के बाद सबसे तेज 100 मिलियन व्यू पूरा करने वाली पॉलिटिकल रील का रिकॉर्ड था। यानी प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मित्रों, इस पोस्ट का इतना असर हुआ
कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मेलोडी चॉकलेट आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अब आप समझिए, ये चॉकलेट अब मिल नहीं रही है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मतलब लोगों में इसे खरीदने की होड़ मच गई। मेलोडी की इस लोकप्रियता का फायदा एक ऐसी कंपनी को हुआ जिसका इस टॉफी से कुछ लेना देना भी नहीं था। मित्रों, ये जो पैकेट प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोडी को दिया उसमें पार्ले लिखा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो से पार्ले के लिए सेंटीमेंट मजबूत हुए और पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 5% से ज्यादा उठ गए। हालांकि मेलोडी चॉकलेट पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं बनाती, मेलोडी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी का नाम पार्ले प्रोडक्ट है, लेकिन ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, इसलिए फायदा पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिल गया। हालांकि मेलोडी चॉकलेट को बनाने वाली पार्ले प्रोडक्ट कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने मेलोडी को वैश्विक पहचान दिला दी। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के इटली में दिए गए इस गिफ्ट से नाराज हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। मित्रों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मोदी का जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी वाला गिफ्ट पसंद नहीं आया। इसके अलावा उनको प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से भी आपत्ति है। आज आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे से भारत को क्या मिला और इटली की प्रधानमंत्री को गिफ्ट देने के लिए मेलोडी चॉकलेट ही क्यों चुनी गई। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री इंटरनेट पर मेलोडी के नाम से सुर्खियां बटोरती है। इसकी वजह दोनों के नाम में छिपी हुई है। जॉर्जिया मेलोनी के सरनेम के शुरुआती अक्षर मेलो और नरेंद्र मोदी के सरनेम के आखिरी अक्षर DI मिलकर मेलोडी बनाते हैं, इसलिए दोनों की केमिस्ट्री मेलोडी के नाम से मशहूर है। इससे पहले जब जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की इटली के अपूलिया में G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने मेलोडी केमिस्ट्री वाला पहला वीडियो बनाया था। आज आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. इस वीडियो में मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए कैमरे में हाथ हिला रहे हैं। मेलोनी ने इस वीडियो में लोगों को मेलोडी टीम की तरफ से हेलो कहा था। 2 साल बाद जब मोदी दोबारा इटली पहुंचे तो उन्होंने भारत में बनी मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करके इस मेलोडी केमिस्ट्री को और मजबूत किया। हालांकि आज मेलोडी के अलावा इटली में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें और दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। आज आपको इसका भी एक वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए। मेरे और मेरे डेलीगेशन के भव्य स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। मित्रों, आज भारत और इटली ने अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। पीएम मोदी और मेलोनी के बीच हुई बैठक में दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत और इटली 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक ले जाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने समझौता किया कि भारत और इटली मिलकर
अफ्रीका जैसे देशों में संयुक्त बाजार तलाश करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। भारत और इटली के बीच इस दौरे में कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए जिन्हें गेम चेंजर कहा जा रहा है, आज आपको यह भी जानना चाहिए। मित्रों, आज दोनों देशों के बीच शिपिंग, बंदरगाह विकास और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने का MOU साइन किया गया। दोनों देश खेती से जुड़े सामान के व्यापार, नई कृषि तकनीक साझा करने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और इटली लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में सहयोग करेंगे। यह समझौता सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्थिक अपराधों से लड़ाई के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी पर दोनों देशों ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का समझौता किया है। दोनों देश मिलकर हथियार और सैन्य उपकरण बनाएंगे। इसके अलावा नई तकनीक साझा करने पर काम किया जाएगा। भारत और इटली मिलकर सेना के लिए हेलीकॉप्टर और सबमरीन के उपकरण का संयुक्त उत्पादन करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर पवन ऊर्जा और स्मार्ट बिजली व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी और AI में डिजिटल सेवाओं, सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ेगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। इसके तहत इटली को यूरोप में भारत के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की योजना है। दोनों देशों ने हर साल प्रधानमंत्री स्तर की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत और इटली के विश्वविद्यालय अब छात्रों और शिक्षकों के आपसी आदान प्रदान, साथ में डिग्री कोर्स चलाने और रिसर्च में मिलकर काम करने पर जोर देंगे। यानी दोनों देशों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। मित्रों, इन समझौतों से इटली की कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, दवा, टेक्सटाइल और टैक्स सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। IMEC कॉरिडोर बनने से सामान की आवाजाही तेज और सस्ती होगी, जिससे व्यापार को फायदा मिलेगा। इटली में समझौते के बाद यूरोप से भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा बढ़ेगी और यही सब हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की यात्रा की थी। यह मित्रों, जॉर्जिया मेलोनी के बाद अब हम बात ममता बनर्जी की करेंगे, जो बंगाल में हार के बाद अपने पहले ही शक्ति प्रदर्शन में नाकाम साबित हो गई। आज आपको यह भी जानना चाहिए कैसे पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन और सड़क पर नमाज को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। कैसे टीम ओवैसी कोलकाता को सऊदी बनाने की योजना बना रही है। लेकिन पहले आज की इस तस्वीर को आप देखिए। यह तस्वीर ममता बनर्जी की पार्टी TMC के शक्ति प्रदर्शन की है। आज विधानसभा के बाहर TMC विधायकों ने शिवेंदु सरकार के फैसले का विरोध किया। बुलडोजर एक्शन से लेकर सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। TMC विधायकों ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से तुरंत इस पर रोक लगाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस अभी तक सोशल मीडिया और अदालतों में बुलडोजर का विरोध कर रही थी। ममता बनर्जी पार्टी के मंच पर बुलडोजर को बंगाल की संस्कृति के खिलाफ बता रही थी। ममता से हरी झंडी मिलने के बाद अब विधायकों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि इस प्रदर्शन की स्थिति यह थी कि पार्टी के ज्यादातर विधायक इससे गायब रहे। तृणमूल कांग्रेस ने प्रदर्शन का जो वीडियो जारी किया उसमें 30 विधायक ही दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, बंगाल में TMC के 80 विधायक जीते हैं, लेकिन बुलडोजर विरोध प्रदर्शन में आधे भी नहीं जुटे। मित्रों, बंगाल के चुनाव के बाद यह TMC का पहला प्रदर्शन था, लेकिन इस प्रदर्शन से संकेत गया कि पार्टी एकजुट नहीं है। ममता की अपील के बावजूद 40% विधायक भी बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। यानी ममता अपने पहले शक्ति प्रदर्शन में विधायकों को एकजुट नहीं कर पाई। और यह प्रदर्शन फाल्टा के विधानसभा उपचुनाव में TMC के उम्मीदवार जहांगीर खान के नाम वापस लेने के 24 घंटे के भीतर हुआ। यानी एक तरफ उम्मीदवार नाम वापस ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक पार्टी के प्रदर्शन में नहीं पहुंच रहे हैं। जिस पार्टी की पहचान आंदोलन की रही हो, उसके नेता अब आंदोलन से किनारा कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ TMC कल सड़कों पर भी उतरने वाली है। TMC के कार्यकर्ता बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कल हावड़ा और सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन करने वाले हैं, यानी उन स्टेशन पर जहां अवैध दुकानों को तोड़ा गया था। लेकिन जब प्रदर्शन में पार्टी के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, तो कार्यकर्ता कितनी संख्या में आएंगे, इस पर भी बड़ा सवाल है। मित्रों, एक तरफ अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ TMC सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ सख्ती भी नहीं चाहती।
टीएमसी सड़क पर नमाज का किस तरह समर्थन कर रही है, ये भी आपको सुनना चाहिए। अगर कहीं पर रास्ता पे नमाज होता था तो चलना चाहिए, अगर नहीं चलते हैं तो हम कहेंगे कि माइनॉरिटीज का अधिकार को छीन लिया जा रहा है। स्वागत राय तृणमूल कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। 5 वर्ग के लोकसभा सांसद हैं, 50 साल से ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज उनसे ये पूछना चाहते हैं कि संविधान में ये कहां लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत है। संविधान के किस अनुच्छेद में है कि सड़क पर नमाज पढ़ना मुसलमानों का अधिकार है? अगर ये अधिकार नहीं है तो फिर उस पर रोक लगाने का अधिकार छीनना कैसे कहा जा सकता है? मित्रों, ये अधिकार नहीं है, इसको तुष्टीकरण कहते हैं। और बंगाल में तुष्टीकरण की यही राजनीति पिछले 15 वर्षों के दौरान होने के आरोप लगते रहे। मित्रों, सड़क पर नमाज के समर्थन में सिर्फ टीएमसी नहीं है, बल्कि विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर नमाज रोक के फैसले के खिलाफ है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो सऊदी अरब का हवाला देकर सड़क पर नमाज को सही बता रही। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। उनका दावा है ये तस्वीर सऊदी अरब की है, वहां लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों में वारिस पठान भी दिख रहे हैं। आखिर ये तस्वीर दिखाकर वारिस पठान क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो कोलकाता को सऊदी अरब बनाना चाहते हैं? क्या वो इस तस्वीर के जरिए सड़क पर नमाज को सही साबित करना चाहते हैं? मित्रों, ये वारिस पठान की व्यक्तिगत तस्वीर है, इसलिए हमें इसकी सच्चाई का पता नहीं, लेकिन एक सच्चाई हम आज उन्हें जरूर बताना चाहेंगे जो सऊदी अरब के कानून में है। सऊदी अरब में सड़क को आम यातायात और पैदल आवाजाही के लिए माना गया है। सऊदी ट्रैफिक नियमों के तहत गलत जगह पार्किंग, सड़क पर अनावश्यक रुकने और ट्रैफिक की रफ्तार में रुकावट डालने पर जुर्माना लगता है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 100 सऊदी रियाल से लेकर 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाता है, यानी भारतीय रुपए में लगभग 2500 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। यूएई में तो ट्रैफिक कानून और सख्त है। गैर निर्धारित जगह पर नमाज के लिए गाड़ी रोकने पर 1000 दिरहम तक जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अगर भारतीय रुपए में आपको बताएं तो करीब 26,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बाकी अरब देशों में भी लगभग यही स्थिति है। मित्रों, ज्यादातर इस्लामिक विद्वान भी यही कहते हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस सामान्य निर्देश को नाक का सवाल बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना उनका धार्मिक अधिकार है, उसके नाम पर वो आम लोगों को भी उकसाते हैं। लेकिन आज जब ओवैसी की पार्टी के नेता सऊदी अरब से तुलना कर रहे हैं तो कुछ तुलना हम भी करना चाहेंगे। मित्रों, सऊदी अरब में पुलिस पर पत्थरबाजी करने पर 15 साल तक जेल की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में मौत की सजा तक हो सकती है। वहां सुरक्षा बल पर हमले को देश के खिलाफ अपराध माना जाता है, इसलिए सजा तुरंत हो जाती है। लेकिन भारत में पुलिस पर पत्थरबाजी को आम बना दिया गया है। कोलकाता में सड़क घेरने से पुलिस रोकती है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मुंबई में अतिक्रमण हटाने पर पत्थरबाजी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि पत्थरबाजों के समर्थन में कुछ लोग खड़े भी हो जाते हैं। पत्थरबाजी को जायज ठहराया जाता है। मित्रों, सऊदी अरब में अवैध निर्माण को सख्ती से रोका जाता है। वहां इस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। गंभीर मामलों में जेल की सजा हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा था, कानून के शासन का मतलब समझने का सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि याद करें कि कानून के अभाव में क्या होता है। बंगाल में जो हो रहा है वो कानून को लागू करने का ही काम हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद इन प्रदर्शनों का कोई असर नहीं होगा। पिछले शुक्रवार को कोलकाता के राजा बाजार इलाके में इसका ट्रेलर भी सामने आ गया। डीएनए मित्रों, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को सत्ता संभाले 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं, लेकिन बंगाल के दंगाइयों में डर की मात्रा 200% बढ़ गई है। मित्रों, अब हम इसी 200% वाले डर का विश्लेषण करने वाले हैं। जब भी दंगाइयों और अपराधियों पर एक्शन की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल या वसूली मॉडल याद आता होगा। लेकिन इन दिनों उपद्रवियों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और वसूली के मामले में बंगाल उत्तर प्रदेश से थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, 15 मई को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रात के वक्त लाउडस्पीकर को लेकर एक अफवाह फैली और इस अफवाह की आड़ में जहांगीर मोहल्ला इलाके में बनी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दी। चौकी के अंदर रखी चीजों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। बाहर खड़ी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
आसनसोल में उपद्रवियों की भीड़ को तो सेंट्रल फोर्स ने रात के वक्त ही शांत कर दिया, लेकिन अब 5 दिन बाद मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया उसे सुनकर उस रात पुलिस चौकी के बाहर हिंसा करने वाला हर एक व्यक्ति दहशत में है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने क्या ऐलान किया, ये आपको भी सुनना चाहिए। तो आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। डीएनए मित्रों, शुभेंदु अधिकारी ने 200% वसूली वाला जो ऑर्डर दिया है, यह बदलते बंगाल का नया एंटी दंगा मॉडल है और इसके ऐलान के साथ साथ पुलिस एक्शन में भी आ गई। आसनसोल के जिस इलाके में लाउड स्पीकर की अफवाह पर हिंसा हुई, आज पुलिस वहां लाउड स्पीकर लेकर पहुंची और दंगाइयों के खिलाफ इस ऑर्डर को जन जन तक पहुंचा दिया। अनाउंसमेंट के साथ साथ दीवारों पर ऑर्डर की कॉपी भी चिपका दी गई। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1972 के अंतर्गत धारा 15C के अंतर्गत सामूहिक क्षतिपूर्ति विनिधान हेतु सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। यदि किसी व्यक्ति को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी देनी हो अथवा इस प्रस्तावित समूह को क्षतिपूर्ति संबंध में कोई आपत्ति या निवेदन प्रस्तुत करना है तो वो निर्धारित समय के भीतर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि इस मामले को गंभीरता से ले और अवश्य सहयोग करे। बंगाल पुलिस की इस नोटिस का सीधा मतलब है, जितना तोड़ा उससे दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। मित्रों, 200% वसूली का ये मॉडल सिर्फ आर्थिक जुर्माना नहीं है, बल्कि इसके मायने काफी गहरे हैं। ये बंगाल के दंगाइयों, उपद्रवियों और अपराधियों की उस मानसिकता पर चोट है जो ये मानकर चलते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और भीड़ कोई भी अपराध करके आसानी से बच सकती है। लेकिन ये भूल गए थे कि बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। यहाँ भीड़ के बीच से एक एक अपराधी को ढूंढ निकालने का ऑर्डर दे दिया गया है। आसनसोल की घटना में शामिल अपराधियों की तलाश सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है। अभी तक 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच भी चल रही है। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आते ही पश्चिम बंगाल में यूपी की तर्ज पर बुलडोजर भी चल रहे हैं। लाउड स्पीकर पर एक्शन हो रहा है। लोग इसकी तुलना यूपी एंटी अपराधी मॉडल से कर रहे थे, लेकिन 200% वसूली वाले ऑर्डर के बाद यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में यूपी मॉडल का प्रो मैक्स वर्जन लॉन्च हो गया है। डीएनए मित्रों, अब हम झील नगरी नैनीताल के सूखे का विश्लेषण करेंगे। नैनीताल की जीवन रेखा यानी विश्व प्रसिद्ध नैनी झील की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। इस झील का जलस्तर इस समय खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। मित्रों, अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पर्यटकों का ये पसंदीदा शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। दरअसल नैनीताल की पूरी अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों का जीवन इसी प्राकृतिक झील पर टिका हुआ है। शहर के लगभग 76% पेयजल आपूर्ति इसी झील से होती है। पर्यटन सीजन में यहां पानी की मांग 11 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। लेकिन इस साल जो आंकड़े सामने आए वो बहुत डराने वाले हैं। झील का जलस्तर घटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 2021 में जलस्तर 6 फीट 7 इंच था, जबकि इस साल रिकॉर्ड गिरावट के साथ केवल 2 फीट 2 इंच रह गया है। सोचिए, समुद्र से 6,358 फीट की ऊंचाई पर बसे नैनीताल में पीने के पानी पर किस तरह संकट गहराता जा रहा है। डीएनए मित्रों, जब झील का पानी इस तरह खत्म होगा तो उस शहर का क्या होगा। जल संस्थान अभी जैसे जैसे सुबह और शाम मिलाकर 14 मिलियन लीटर पानी की रोजाना सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो भविष्य में पानी की भयंकर राशनिंग करनी पड़ेगी। पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह ठप हो जाएगा, जिससे हजारों स्थानीय परिवारों की आजीविका छिन जाएगी। हर साल का फैक्टर है कि मई 3rd 4th वीक तक इसका लेक लेवल काफी गिर जाता है कंजम्पशन की वजह से। झील का पानी बहुत ही गिर चुका है, तो झील का जो कस्टमर भी आ रहे हैं वो काफी कम देखे जा रहे हैं। हमारी डीएनए शोधशाला में कई बड़े कारण इसके सामने आए जिन्हें आपको जानना चाहिए। मित्रों, सबसे पहला और मुख्य कारण इसके सबसे बड़े वाटर सोर्स सुखताल पर अवैध कंक्रीट निर्माण है, जिससे झील को मिलने वाला 50% भूमिगत पानी रुक गया है। इसके साथ ही झील को पानी देने वाले 60 प्राकृतिक झरनों में से 30 पूरी तरह सूख चुके हैं और पहाड़ों से बहकर आने वाले गाद के कारण झील की गहराई में 27.9 मीटर से घटकर केवल 19.6 मीटर ही ये गहराई रह गई है। रही सही कसर हर साल आने वाले लाखों पर्यटकों के असहनीय बोझ
होटलों के सीवेज और पानी में मिलने वाले माइक्रो प्लास्टिक ने पूरी कर दी है। इसके अलावा पहाड़ों में प्राकृतिक वाटर स्पंज का काम करने वाले बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु परिवर्तन के चलते इस बार सर्दियों में हुई 90% कम बारिश और बर्फबारी ने इस संकट को भयानक स्थिति तक पहुंचा दिया। कई जगह कंस्ट्रक्शन और दूसरी एक्टिविटीज की वजह से डिस्चार्ज कम हो गया, तो मेन कारण है कि ग्राउंड वाटर का कम होना। इसका मतलब है कि उसमें पानी इकट्ठा होने की क्षमता कम होती है। जानते हैं डीएनए मित्रों, ये वाटर इमरजेंसी सिर्फ नैनीताल तक सीमित नहीं है। अगर हम पूरे देश की स्थिति देखें तो सूखे और भीषण गर्मी ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। केंद्रीय जल आयोग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश के प्रमुख जलाशयों की हालत बहुत संकटपूर्ण हो चुकी है। पिछले 2 हफ्तों में जलाशय काफी तेजी से सूखे हैं। एक सीजन का सूखा हमारे देश को कितना बड़ा आर्थिक, फसल और जानमाल का नुकसान पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। भारत के 166 प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण घटकर केवल 34.4% रह गया है। देश के 13 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर 50% से भी नीचे पहुंच चुका है। दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में जल संकट की स्थिति सबसे खराब है। पिछले 2 हफ्तों में मानसून की देरी और गर्मी से जलाशय बहुत तेजी से सूख रहे हैं। डीएनए मित्रों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में गंभीर सूखे के कारण देश की जीडीपी को 2 से 5% तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे देश की 60% से अधिक कृषि आज भी मानसून और वर्षा पर निर्भर है। जब सूखा पड़ता है तो सिर्फ फसलें बर्बाद नहीं होती, बल्कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला अनाज महंगा हो जाता है। इसके अलावा जानमाल और प्रकृति को भी भारी चपत लगती है। नदियां, तालाब और पेड़ पौधे पानी के बिना दम तोड़ने लगते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि हिमालय क्षेत्र के 60% झरने या तो पूरी तरह सूख चुके हैं या फिर सूखने की कगार पर है। इसलिए मित्रों, जब भी आप किसी पहाड़ी शहर या झील को अगली बार देखने जाएं तो वहां पर्यटक बनकर जाएं, शोषक बनकर नहीं जाएं। पानी की बर्बादी रोकें और प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि अगर ये झीलें सूख गईं तो हमारे शहर और हमारी सभ्यता भी प्यासी मर जाएगी। डीएनए में अब आज का संदेश, अपने माइंड को इतना अधिक प्रशिक्षित कीजिए कि संघर्ष के सबसे कठिन दौर में भी हर ट्रैफिक आपको रोक ना सके, हर डाइवर्जन आपको भटका ना सके और हर ऑब्स्टिकल आपके भीतर छिपी क्षमता को और मजबूत बना दे।